हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए जॉन कीट्स का फेमस ओड टू अ नाइटिंगेल लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको ओड टू अ नाइटिंगेल का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो सब मैं लाया हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको ओड टू अ नाइटिंगेल की समरी भी मिलेगी। तो ये वीडियो 2 in 1 है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके साथ ही साथ यदि आप बीए, एमए में इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में जॉन कीट्स हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो से। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज इंग्लिश स्टडी पॉइंट। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज मैं ओड टू अ नाइटिंगेल से क्या लेकर के आया हूँ आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ओड टू अ नाइटिंगेल जो ओड है जॉन कीट्स का, ये पब्लिश हुआ 1819 में। नोट कर लीजिए इस बात को, 1819 में पब्लिश हुआ और लिखा भी गया 1819 में। एक ही दिन में लिखा गया ये ओड है, एक ही दिन में कंपोज किया गया 3 से 4 घंटे में। ये मैं पूरा बताऊंगा कहाँ कंपोज किया गया और क्यों कंपोज किया गया। आपको पता है ये जॉन कीट्स का है ये ओड और सबसे बड़ा ओड है ये। इसमें सबसे ज़्यादा लाइनें हैं। जॉन कीट्स की एक ऐसी ओड है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइन्स हैं। और लाइन्स कितनी हैं? 80 लाइन्स हैं। जॉन कीट्स जब अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के साथ ठहरे हुए थे, उन्हीं के घर में ठहरे हुए थे, तभी ये ओड लिखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये लंदन के हेमस्टेड के स्नैपयार्ड के बगीचे में लिखा हुआ है। तो मैं बता रहा था कि ये जब अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के साथ रह रहे थे। चार्ल्स ब्राउन का पूरा नाम क्या पता है आपको? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। चार्ल्स ब्राउन का पूरा नाम था चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। सब कुछ आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो जब ये उन्हीं के घर पे यानी चार्ल्स ब्राउन के घर पे ठहरे हुए थे तो उन्हीं के घर के जस्ट बगल एक बगीचा था, चार्ल्स ब्राउन का ही बगीचा था। उसमें एक बेर का पेड़ था। नोट कर लीजिए, इन सभी बातों को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। यदि आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, पॉज करके नोट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर लीजिए। और यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार 5 बार देखिएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के गैप पर सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि एक बेर का पेड़ था उसी बगीचे में और उस पर एक बुलबुल नाइटिंगेल अपना घोंसला बनाई हुई थी। और आप सभी जानते होंगे कि बुलबुल की बोली अच्छी होती है और वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जॉन कीट्स क्या करते हैं, उनको बुलबुल अच्छी लग रही है, उसकी आवाज़ अच्छी लग रही है। तो ये नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, सुबह का समय था। ये काफ़ी प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं और अपनी चेयर उठाते हैं, ले जाकर के बेर के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद ये देख रहे होते हैं बुलबुल को, उसके घोंसले को, उसके फुदकने को। तो इतना सब कुछ करने में इनको काफ़ी आनंद आने लगा। ही वॉज सो मच डिलाइटेड हियरिंग एंड वॉचिंग द नाइटिंगेल। ऐसे में इनका इमेजिनेशन पावर तो पहले से था, ये आप जानते ही हैं। तो इमेजिनेशन पावर का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं और रचनाएं लिखने लगते हैं, यानी लाइनें कंपोज करने लगते हैं। तो इस तरह से इसका जन्म हुआ इस ओड का। मैंने बताया कि ये कविता पब्लिश हुआ था 1819 में। क्या आपको पता है कि ये सबसे पहले कहाँ पब्लिश की गई? चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो ओड टू अ नाइटिंगेल जो पब्लिश हुई 1819 में, सबसे पहले पब्लिश हुई एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में। एक बार फिर से देखिए, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो ओड लिखा गया 1819 के स्प्रिंग सीजन में लिखा गया। बसंत ऋतु चल रही थी, ऐसे में चिड़िया भी काफ़ी खुश थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओड लिखा क्यों गया। तो जॉन कीट्स की लाइफ में आप पहले से ही जानते हैं, इनके मदर एंड फादर बहुत ही अर्ली एज में ही इनकी एक्सपायर कर गई थी।
और साथ ही साथ इनका जो रिलेशन चल रहा था फैनी ब्राउन के साथ, वो भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, वो भी खटाई में पड़ गया था। मतलब फैनी ब्राउन इनको महत्व नहीं दे रही थी, ऐसे में काफ़ी सैड थे और सैड थे। ऐसे में बुलबुल के गीत से इनको काफ़ी आनंद मिलने लगा। कभी कभी ये अपने इमेजिनेशन से दुखी भी हो जाते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं, दोनों जो भावनाएं इनकी आ जाती हैं इसी कविता में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये कुर्सी लेकर के, नाश्ते की कुर्सी ला करके बेर के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। अब यहाँ 2-3 घंटे बैठे थे। 3 घंटे बाद ये वापस जाते हैं चेयर के साथ और हाथ में 4-5 स्क्रैप पेपर थे इनके पास, ले जाते हैं और अपनी किताबों में फेंक देते हैं। जॉन किट्स की ये ऐसी ओड है, ऐसी कविता है जिसमें इनकी नकारात्मक क्षमता को दिखाया गया है। नकारात्मक क्षमता आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यानी निगेटिव कैपेबिलिटी, जिसको मैंने पढ़ाया है कुछ ही दिन पहले, मैंने वीडियो अपलोड किया है निगेटिव कैपेबिलिटी का। बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है उसमें। यदि आप निगेटिव कैपेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो बहुत ज़रूरी है, यदि आप लिटरेचर की तैयारी करते हैं, ऊपर देखिए आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप निगेटिव कैपेबिलिटी की वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, जॉन किट्स के ऊपर वीडियो तो मैंने काफ़ी बनाई हैं, अपलोडेड हैं, आप उनको देखिए, उसका भी लिंक आपको आई के बटन में देखिए मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लिक करके आप ढेर सारी वीडियोस मिलेगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ जॉन किट्स के ही नहीं, मैंने बहुत से राइटर्स पर और बहुत सी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ भी ढेर सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरे सोशल प्लेटफॉर्म से लिंक मिल जाएंगे। मेरे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, तो वो भी आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगने लगता है कि जॉन किट्स के आनंद का स्वर और उनका आशावादी स्वभाव बदल गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये आशावादी थे और इनका जो स्वर था, टोन था, वो थोड़ा सा चेंज था। लेकिन जब ये बुलबुल का गीत सुनते हैं तो ऐसे में इनको थोड़ा सा दुख होता है और ये पैसिमिस्ट हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक से पैसिमिस्टिक की तरफ ध्यान देने लगते हैं और पैसिमिस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा सैडनेस दिखने लगता है। तो ये चीज़ आप फील करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल में। जॉन किट्स ओड टू अ नाइटिंगेल में बताते हैं कि सुख और दुख टेम्परेरी है, इसलिए अपना काम करते रहिए, सुख दुख में मत पड़िए, लाइफ है, गुजारनी है, हंसते खेलते गुजारते रहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टेड लाइन आपको मिलेगी ओड टू अ नाइटिंगेल में। और ये भी कहते हैं कि जो मृत्यु है वो निश्चित है, डेथ इज सर्टेन, इट कांट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि ओड टू अ नाइटिंगेल सबसे लंबी पोएम है, सबसे लंबी ओड है जॉन किट्स की। इसमें 80 लाइन्स हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको बता दें कि ये 80 लाइन्स का क्यों हुआ। इसमें 2 और ओड्स को कंबाइन किया गया है। पहला है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न और दूसरा है ओड ऑन मेलेंकली। ये 2 ओड हैं जो इसमें कंबाइंड हैं। अब चलिए समरी की तरफ बढ़ते हैं। इतना था हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड ओड टू अ नाइटिंगेल। लेट्स सी व्हाट इज द समरी ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल जो पोएम है, ये जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है ये पोएम, तो आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है, एक वक्ता है जो अंधेरे घने जंगल में खड़ा है और वो बुलबुल का सुंदर गीत सुन रहा होता है। ये आपको देखने को मिलता है। कविता, जो ये कविता है ओड टू अ नाइटिंगेल, समय ध्यान दीजिएगा, मृत्यु, सौंदर्य, प्रकृति और मानवीय कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, ये स्पेशली आपका ध्यान अट्रैक्ट करती है समय की तरफ, उसका मूल्य बताती है, मृत्यु क्या है उसकी तरफ थोड़ा सा ज्ञान देती है, सौंदर्य क्या है, प्रकृति क्या है और मानवीय कष्ट क्या है, इन सभी को ले करके ये पूरी ओड को कंपोज करते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल जब कंपोज कर रहे होते हैं जॉन किट्स, तो उनको लगता है कि जो बुलबुल का गीत है वो और इनकी जो फीलिंग है उसमें घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर जो स्पीकर को प्रेजेंट करते हैं जॉन किट्स, वो भी यही चीज़ सोचता है, यानी जॉन किट्स अपने आप को एज ए स्पीकर इसमें प्रेजेंट करते हैं। तो स्पीकर बुलबुल के आवाज़ को एंजॉय करता है
उसके गाने को सुनता है, उसमें मगन हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जो नाइटिंगेल है वो उड़ जाती है वहाँ से। जो नाइटिंगेल के गीत के इस वास्तविक अनुभव के बारे में वक्ता अनिश्चित है। अब जब बुलबुल उड़ गई है तो उसने अपने आप से पूछा कि क्या दृष्टि वास्तविक थी या दिवा स्वप्न। तो ऐसा लगने लगा जो स्पीकर था उसको कि क्या वो वास्तव में बुलबुल के गीत को सुन रहा था, क्या इतना मीठा था, या मैं स्वप्न देख रहा था, बस सिर्फ सोच लिया ऐसा, या ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन पावर है। तो जॉन किट्स भी ऐसे ही सोचते हैं जब वहाँ चेयर लेकर के बैठे रहते हैं और स्पीकर नाइटिंगेल की आवाज़ को सुन करके ऐसे लगता है जैसे कि अपने दर्द को बयां कर रहा होता है। उसके दिल का दर्द बाहर आ जाता है, उसका दिल खुशी से तड़फता है, खुशी से। ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पर, और उसके इंद्रियों को एक दवा की तरह शून्य कर देता है। जो बुलबुल का सॉन्ग है वो बहुत ही सुंदर है, लाइक अ मेडिसिन। उससे ऐसा लगा, जो स्पीकर है उससे ऐसा लगा जैसे उसने जहरीले हेमलॉक पौधे से पी ली हो। यानी हेमलॉक जो पौधा है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए नशीला है, तो उससे उसने पी ली हो, या जैसे उसने अभी अभी किसी तरह की अफीम का नशा किया हो, ऐसा लगता है। इतना नशा हो गया उस सॉन्ग का, उस मिठास का जो बुलबुल की आवाज़ का है, और लेथे के पानी में गिर गया हो, अथवा जो नशीला पानी होता है लेथे का उसमें गिर गया हो, इतना नशा चढ़ गया है। और ये जो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया, ये दृष्टांत ग्रीक पौराणिक नदी जो मनुष्य को सब कुछ भुला जाती है, यानी एक ऐसी नदी है जिसमें डुबकी लगाने के बाद मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, वो मगन हो जाता है। तो ये ग्रीक पौराणिक नदी है। कवि को नाइटिंगेल की आवाज़ इतनी अच्छी लगने लगती है कि वह उसी की आवाज़ में अपनी दुनिया भुला देना चाहता है। वह संसार के कष्टों, दुखों, चिंताओं, रोगों और बुढ़ापा को भूल जाना चाहता है, यानी वो अपनी टेंशन को ही भूल जाना चाहता है। इतनी अच्छी लगती है बुलबुल की आवाज़ उसको। और कभी आगे कहता है, यानी स्पीकर आगे कहता है कि ऐ बुलबुल तुम उड़ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपनी कल्पना शक्ति के पंख के सहारे उड़ता आऊँगा। जो बुलबुल है उसको आगे उड़ने के लिए कहता है वो, ताकि वह उसका पीछा कर सके। आगे की लाइनों में जो कवि है, वो जो पक्षी है बुलबुल नाइटिंगेल, उसकी पहचान ड्रायड से करता है। ड्रायड जो कि एक पेड़ की ग्रीक देवी है, ड्रायड, उनसे इसकी तुलना करता है, पहचान करता है। कवि ने पक्षी को प्रकृति की सार्वभौम आवाज़ का प्रतीक और एक अमर संगीत में आवाज़ के रूप में सोचकर पक्षी को अमर कर दिया है। यहाँ पर जो कवि है वो पक्षी को अमर मानता है, ड्रायड के रूप में पहचान करता है, जो कभी नहीं मरेगा, इसकी आवाज़ कभी नहीं मरेगी। कवि कहता है कि ये इसकी आवाज़ है जो सदियों पुरानी है, बहुत से सम्राट, बहुत से किसानों ने इसकी आवाज़ का आनंद लिया है, आज हम ले रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ियां इसका आनंद लेंगी। तो इस तरह से जो बुलबुल के गीत का मिठास है वो अमर है, वो कभी मिट नहीं सकता है। इस प्रकार से लास्ट में हम कह सकते हैं कि ओड टू अ नाइटिंगेल जो बहुत ही क्रूशियल ओड है जॉन किट्स का, कला का प्रतीक है और नश्वर जीवन को समाप्त करता है। तो ओड टू अ नाइटिंगेल यहाँ पर कला का प्रतीक के रूप में जॉन किट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये था समरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जॉन किट्स के ओड टू अ नाइटिंगेल का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और कमेंट भी करिए। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।